तो दोस्तों बिहार पुलिस, देखिए बिहार पुलिस का देखेंगे तो ज्ञान बिंदु की तरफ से नया किताब दोस्तों जो है आपका लॉन्च कर दिया गया है। किताब देखिए मार्केट में आ गया है, आप सब लोग चाहें तो किताब जो है मार्केट से बाई कर सकते हैं। ये आप देखेंगे दोस्तों जो है आपका सेकंड एडिशन का बुक निकाला गया है, बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक निकाला गया है। ये आप देखेंगे 2010 से लेकर के 24 जितना भी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है पूरा देखेंगे A to Z डिस्कशन के साथ दिया गया है। इसमें देखेंगे तो जो है 63 सेट दिया गया है। देखिए आप लोग अगर एक होता है ना कि आप लोग जो है सपोर्ट बना के रखेंगे, और मेरा जो एक होता है ना कि आप सपोर्ट बना के रख रहे हैं, वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम आपके लिए मेहनत करेंगे ही। ठीक है, तो आप सपोर्ट बना के रखिए। वीडियो बनाने में मेहनत लगी रहा है, आपको पता है, क्योंकि 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपका वीडियो बन रहा है उसमें आपको समय लगता ही है। सारा चीज़ होता है इसके पीछे, आपको बस 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो मिलता है, लेकिन उसके पीछे 2-3 घंटे का टाइम लगता है हमको तैयार करने में। पहले PDF बनता है, फिर वीडियो बनता है, फिर एडिटिंग होता है, फिर जाके वीडियो अपलोड होता है, फिर थंबनेल बनता है, तो बहुत सारा प्रोसेस होता है। आपको 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो मिलता है, तो मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मिल के सपोर्ट कीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सेट नंबर 3 देखेंगे, यानी सीरीज आपका 3 देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे तो बिहार पुलिस का जो है आपका पेपर देखेंगे तो 7 अगस्त 2024 को पेपर हुआ था। ये आपका पेपर 3 है। इसका पेपर जो है 1 और 2 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको नहीं देखें तो जाकर के देख सकते हैं। इसका जो है प्रॉपर जो है दोस्तों प्लेलिस्ट जो है बना दिया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग क्या होगा। इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दुगुना हो जाएगा दोस्तों, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह नहीं है, मतलब समास विग्रह जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्य के लिए सभा गलत आंसर हो जाएगा। और गुरु दक्षिणा की बात करते हैं, गुरु के लिए दक्षिणा। ऋण मुक्त की बात करते हैं तो ऋण से मुक्त। और सेनानायक की बात करते हैं, सेना का नायक सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीवद्रव्य का जो है नाम दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा जे पुरकिंजे जो है सही उत्तर हो जाएगा, जे पुरकिंजे। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जुडार्जिन ने जीवद्रव्य की खोज की, जबकि पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को जो है प्रोटोप्लाज्म या फिर जीवद्रव्य जो है नाम दिया है। 1855 ईस्वी में विर्चो ने बताया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया। और टीबी बैक्टीरिया है ना, टीबी बैक्टीरिया खोज जो है रॉबर्ट कोच ने किया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए किस शॉर्टकट पूंजी का जो है प्रयोग दोस्तों किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, F7 जो है सही उत्तर हो जाएगा, F7। देखिए F1 का जो प्रयोग है लगभग हर प्रोग्राम के लिए जो है सहायक स्क्रीन खोलता है। उसके बाद F2 की बात करते हैं तो इसका प्रयोग जो है किसी चयनित फाइल या फिर फोल्डर का नाम बदलने की जो है अनुमति हेतु जो है किया जाता है। F3 कुंजी का उपयोग जो है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप पर एप्लीकेशन खोलने के लिए जो है मदद करता है। F+ Alt+ F4 सक्रिय विंडो को बंद कर देता है। अगला कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है किसने किया था। तो आपका साकले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, साकले। देखिए यहाँ पर कुछ आविष्कार दिया गया है। जैसे डिस्क ब्रेक की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा एफ लेंचेस्टर हो जाएगा। सेफ्टी पिन की बात करते हैं तो आपका वाल्टर हो जाएगा। लिफ्ट यांत्रिक की बात करते हैं तो आपका लसिका ओटिस। और स्कूटर की बात करते हैं तो जी ब्राडसा। और बाईसाइकिल की बात करते हैं तो के मैकमिलन। कताई मशीन की बात करते हैं तो सैमुअल क्रॉम्पटन हो जाएगा। और डायनेमो की बात करते हैं डायनेमो तो माइकल फैराडे। लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो होरेस शार्ट। और टेलीफोन का आपका हो जाएगा ग्राहम बेल हो जाएगा, ग्राहम बेल। निम्नलिखित को सुमेलित करके बताइए सही हमारा क्या है। तो देखिए नाना साहब की बात करते हैं तो बताइए क्या होगा। दोस्तों आपका जो है सब एक दूसरे के सामने मेरे अनुसार होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी दिया गया है। सी में देखिए आपका दोस्तों हो जाएगा कुछ मिस्टेक है। जैसे नाना साहब देखेंगे तो आपका जो है कानपुर सही है। लक्ष्मीबाई की बात करते हैं झांसी आपका हो जाएगा। और बहादुर शाह जफर दिल्ली। और मौलवी अहमदुल्ला की बात करते हैं तो फैजाबाद यानी अयोध्या। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है, जैसे दिल्ली की बात कर लेते हैं तो आपका बहादुर शाह जफर, बख्त खान सैन्य नेतृत्व। और दमनकर्ता की बात करते हैं तो निकलसन मारा गया। एम हडसन जो है कैंपबेल हो जाएगा, है ना, कैंपबेल। कानपुर की बात करते हैं नाना साहेब तात्या तोपे। ये आपका जो है इसमें है दोस्तों। ठीक है, और क्या दिया गया है, और आपका दिया गया है जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो बेगम हजरत महल, हेनरी लॉरेंस मारा गया एवं कैंपेबेल हो जाएगा। ठीक है, झांसी की बात करते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई हीरोज हो जाएगा यहाँ का। इलाहाबाद की बात करते हैं तो लियाकत अली, कर्नल नील। जगदीशपुर की बात करते हैं तो कुंवर सिंह, विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। बरेली की बात करते हैं खान बहादुर खान, कैंपेबेल हो जाएगा। फैजाबाद की बात करते हैं तो मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील हो जाएगा। और फतेहपुर की बात करते हैं तो अजीमुल्लाह जनरल रेनल्ड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
बारदोली ने 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के खिलाफ किसने किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किया है? आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय जो है प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% वृद्धि कर दी, जिसके खिलाफ जो है वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन जो है किया गया। आंदोलन यानी आंदोलन के फलस्वरूप जो है आपका बूमफील्ड एवं मैक्सवेल के नेतृत्व में जो है गठित समिति द्वारा जो है मामलों का जो है जांच कर 22% लगान वृद्धि को जो है गलत ठहराते हुए इसे जो है घटाकर 6.03% जो है कर दिया गया। बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दिया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। बोला कि विश्व बैंक द्वारा विभिन्न देशों को किस आधार पर वर्गीकृत जो है किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा प्रति व्यक्ति आय। देखिए, अर्थव्यवस्था को वर्तमान में 4 आय समूहों में विभाजित जो है किया गया है। निम्न आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय और उच्च आय। ठीक है, तो याद रखिएगा। विश्व बैंक की बात करते हैं, इसका जो स्थापना है जुलाई 1944 में हुआ है। मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका वाशिंगटन डीसी में है, और जिसका सदस्य की बात करते हैं तो 189 जो है इसमें सदस्य हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD या फिर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका ने न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य जो है बनना जरूरी होता है। अगला है कि 14 सेंटीमीटर वाले अर्धगोले का कुछ पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? तो आपका हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। द्विघात समीकरण, इसका आंसर देखेंगे तो मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से बना सकते हैं। ये सब जो है मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हल्का सा जो इसका क्वालिटी सही नहीं आया है। यहाँ पे देखिए झूमी कृषि एक आदिम रूप है जिसे बेवर या फिर किस राज्य में जो है कहा जाता है? तो इसको देखेंगे तो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में झूम खेती को दहिया यानी बेवर, मसान और पेंडा कहा जाता है। अन्य झूम कृषि के प्रकार संबंधित राज्य दिया गया जिसको हम देखेंगे। जैसे झूम की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। बेवर दहिया की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश होगा। पोडू पेंडा की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश होगा। कुमारी की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट भारत, और कोमान पामा डाबी की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा, और वाल्टरे की बात करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए खील दिया गया है तो हो जाएगा हिमालयन क्षेत्र। कुरुआ का हो जाएगा झारखंड, पामलू का हो जाएगा मणिपुर, दीपा का हो जाएगा छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा, और काइगिन का हो जाएगा फिलीपींस, मिल्पा का हो जाएगा मैक्सिको मध्य प्रदेश होगा, सॉरी मध्य अमेरिका होगा। कोनुको को बात करता हूँ, कोनुको तो हो जाएगा वेनेजुएला। रुका का हो जाएगा आपका ब्राज़ील होगा। और क्या दिया गया है? लद्दाख की बात करते हैं तो इंडोनेशिया एवं मलेशिया होगा। रे का हो जाएगा वियतनाम, और तोंग का हो जाएगा म्यांमार, और चीना का हो जाएगा श्रीलंका। तो ये सब जो है आप याद रखिएगा। देखिए, बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, आपका जो है सेट वहीं पर जो है स्टार्ट कर दिया गया है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन हो जाइए। आपको बिहार पुलिस व्हाट्सअप पे लिख करके मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। देखिए, नवेली लिग्नाइट कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपको जो है तमिलनाडु में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा तमिलनाडु में। देखिए, टर्शियरी युगिन कोयले के सबसे प्रमुख क्षेत्र माकुम असम, नवेली तमिलनाडु एवं पलना राजस्थान है। भारत में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु के मन्नार में होने वाला अनुमान लगाया गया है। ठीक है, प्रमुख कोयला खनन क्षेत्र एवं संबंधित राज्य देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो रानीगंज होगा। झारखंड की बात करते हैं तो झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्नूल जो भी लिखा गया यहाँ पे देखिए कट गया हल्का सा, रामगढ़ होगा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो तातापानी और रामकोला होगा। उड़ीसा की बात करते हैं तलचर, तेलंगाना का हो जाएगा सिंगरैली, और MP की बात करते हैं तो आपका सिंगरौली हो जाएगा। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में कुछ कोयला तृतीय या फिर टर्शियरी युगीन चट्टानों में मिलता है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किस वर्ष हुआ है? तो ये आपका 1985 में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 में। गंगा एक्शन प्लान, देखिए यह पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और मंत्रालय है ना द्वारा जो है शुरू किया गया था। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण जो है 14 जनवरी 1986 को जो है 1986 के तहत जो दोस्तों आपका लागू हुआ है। इसका उद्देश्य जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना तथा विषाक्त औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना है। औद्योगिक रासायनिक कचरे को नदी में प्रवेश करने से रोकना है।
देखिए राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण, इसका गठन भारत सरकार ने 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री द्वारा जो है की जाती है। इसने गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया है। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम को जो है राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प हेतु जो है प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो स्थापना है 2016 में किया गया है। अगला है कांटे और चूसक किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो ये आपका है प्लेटी हेलमंथीज का है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका सही उत्तर होगा। प्लेटी हेलमंथीज किस जो इसका शब्द है इसका प्रयोग देखेंगे सर्वप्रथम गिगेन बार ने 1899 में किया था। प्लेटी हेलमंथीज शब्द का अर्थ जो है चिपटे कृमि होता है। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं, जिसके कारण मनुष्य, पालतू पशु एवं जंगली जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग जो है उत्पन्न होते हैं। इस संघ में जंतुओं में पाए जाने वाले प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, जैसे इसको देख लेते हैं। देखिए इसे देखेंगे तो इस संघ के अधिकांश जंतु परजीवी होते हैं। कुछ प्रजातियां स्वतंत्र जीवी या फिर स्वच्छ होती हैं, जैसे प्लेनेरिया हो जाएगा। ये जीन जंतुओं में आश्रय पाए जाते हैं। उनसे सटे रहने के लिए जो है शरीर में कांटे और चूसक पाए जाते हैं। उनमें शरीर गुहा नहीं होता है या फिर नहीं पाई जाती है, तथा शरीर के अंदर के अंशों के बीच की जगह जो है पेरेनकाइमा से भरी रहती है। ये जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, अर्थात इनका शरीर जो है एक्टोडर्म जो कि मिसोडर्म एवं एंडोडर्म से बना रहता है। इस संघ के जंतु प्रायः जो है उभयलिंगी होते हैं तथा निषेचन क्रिया प्रायः आंतरिक हुआ करती है। उदाहरण की बात करते हैं तो प्लेनोरिया, फैसियोला, टीनिया, सिस्टोसोमा आदि। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के डैश जिले में स्थित है? ये आपको जो है भागलपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ही होगा भागलपुर। यह अभ्यारण्य भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से कहल गांव तक गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। सन 1991 में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया। गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को जो है घोषित किया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है। प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है मनाया जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखेंगे। देखिए कृष्णा नदी जल विवाद डैश बांध से संबंधित है? तो ये आपका जो है श्रीशैलम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीशैलम। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल को लेकर है। कृष्णा नदी जल विवाद के समाधान हेतु वर्ष 1969 में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना जो है किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं 1400 किलोमीटर है और कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। ऐसे अवयव शब्द जिनका प्रयोग वाक्य में किसी, एक सेकंड थोड़ा नीचे करते हैं, बोला कि वाक्य में किसी पद पर विशेष बल देने के किया जाता है, थोड़ा सा यहाँ डबल लिखा गया है, कहलाते हैं डैश। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में से बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे तो निपात हो जाएगा। क्या होगा आंसर? निपात। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। ये भी आपका हिंदी का है कि स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा सु धन आगत होगा। ऑप्शन क्या होगा? सु धन आगत, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के तहत कितना प्रतिशत क्षेत्र को वनों के अंतर्गत लाने का जो है लक्ष्य जो है रखा गया था? तो 33 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी होगा 33। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 से पता चलता है कि भारत का वन क्षेत्रफल कुल भूमि का जो है आपका 25.17% है। 21.76% वन आवरण है। 3.41% जो है वृक्ष आवरण है। 1952 की नीति को भारत सरकार द्वारा 1988 में संशोधित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण का पारिस्थितिकीय संतुलन की स्थिरता और सुनिश्चित करना है। इसमें देखेंगे तो कुछ आगे मैथ का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर देखेंगे। बोला कि परमाणु संख्या 18, द्रव्यमान संख्या 40, तो तत्व के नाभिक का प्रतीक क्या होगा? तो आपका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण होता है। इसे जेड से सूचित जो है किया जाता है। परमाणु संख्या जेड बराबर नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या पी बराबर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या जो है ई है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल द्रव्यमान संख्या होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो ये आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा। देखिए पहले एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा संघों को आर्टिकुलेटा नाम से ही एक समूह में रखा जाता था, किंतु बाद में 1945 में
KT1 सिबोल्ट ने एनिलिडा को इस समूह से जो है अलग कर उन्हें जो है वर्म नाम दिया गया और शेष जंतुओं को जो है आर्थ्रोपोडा नाम के एक जो है समूह में रखा। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा जलीय जीव में क्लोमो द्वारा, स्थलचर प्राणियों में श्वास नलियों या फुफ्फुसों द्वारा जो है होती है। उत्सर्जन क्रिया मैलपिगियन नलिकाओं द्वारा या हरित ग्रंथियों द्वारा होती है। इस संघ के जंतु सामान्यतः एक लिंगी होते हैं। आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 जाति आर्थ्रोपोडा का है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित। इनका शरीर जो है द्विपार्श्विक सममित खंडन युक्त त्रिस्तरीय होता है। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह जो है पाए जाते हैं। निम्नलिखित गुणों में से कौन सा प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक से अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, प्रोकैरियोटिक से केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, अर्थात इनमें न तो संगठित केंद्रक होता है और न ही विकसित कोशिकांग होते हैं। इनमें केंद्रिका जो है झिल्ली का अभाव होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहल को अम्लों में जो है ऑक्सीकृत करते हैं। संकलन अभिक्रिया में निकेल अथवा पैलेडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है देते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस अभिक्रिया में साधारण उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। विस्थापन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देखेंगे तो आपका ये दिया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे हम देखेंगे, अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है कि अपमार्जक क्या है। देखिए, अपमार्जक की बात करते हैं तो लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण के सोडियम अथवा लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। देखिए, अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, अंततः ये कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू या कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। साबुन जल में घुलनशील लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्लिसिलिक है ना क्लिसिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं। साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या फिर वनस्पति तेल से जो है किया जाता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है, सफाई में भी जो है कठिनाई होती है। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत पृष्ठ तनाव पर आधारित होता है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण जो है होती है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से जो है दूर हो जाती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेड विधि है। जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण जो है होती है। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर कर ली जाती है। जल को सार्वत्रिक विलायक जो है कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि बेकिंग सोडा, सेंधा नमक, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूना के जलीय घोल के पीएच मान के बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी, सेंधा नमक, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और बुझा हुआ चूनक। ऑप्शन नंबर देखेंगे 30 का, तो बी जो है आपका सही उत्तर होगा। देखिए, सेंधा नमक की बात करते हैं 7 से अधिक इसका पीएच मान होता है। बेकिंग सोडा की बात करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर खाने का सोडा NaHCO3, ठीक है, इसका पीएच मान देखेंगे तो 8.1 होगा। धोन सोडा की बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 हो जाएगा और इसका पीएच मान 11 है। बुझा हुआ चूना की बात करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। अगला हमारा है कि असमान गति को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सबसे अच्छे से वर्णित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु समान समयान्तरालों में असमान दूरियां जो है तय करती है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। यदि कोई वस्तु समान समयान्तरालों में है ना समयांतरालों में समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान वेग या फिर अस्थिर है ना अस्थिर वेग जो है कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल विस्थापन द्वारा लिए गए कुल समय के अनुपात को वस्तु का जो है औसत वेग कहते हैं, याद रखिएगा। अम्ल करते हैं, अम्ल की बात करते हैं तो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अम्ल जल में जो है घुलकर H+ आयन देते हैं। अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है, याद रखिएगा सभी लोग। देखिए, पीएच स्केल पर जो है 7 से कम अंक अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। 7 से जितने कम अंक होंगे वे उतने ही प्रबल अम्ल होंगे। कुछ यहाँ पर अम्ल, जैसे एसिटिक अम्ल की बात करते हैं सिरका होगा, फार्मिक अम्ल की बात करते हैं चींटी का डंक, सिट्रिक अम्ल की बात करते हैं नींबू संतरा, अनसिट्रिक फल हो जाएगा,
लैक्टिक अम्ल जो है दही, ऑक्सैलिक अम्ल की बात करते हैं तो पालक या फिर टमाटर, टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं इमली, अंगूर, कच्चे आम, कार्बोनिक की बात करते हैं सोडा वाटर व अन्य पेय, मौलिक अम्ल की बात करते हैं तो आपका सेब जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है, देखिए सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है? तो ये आपका सोना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 ग्राम सोने में सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु के पतले तार के रूप में जो है खींचने की क्षमता को जो है तन्यता जो है कहा जाता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को जो है आघात वर्धन कहते हैं, ठीक है। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण जो है धातुओं को हम अपने आवश्यकता अनुसार जो है आकार दे सकते हैं। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में डैश कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। तो असंतृप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। देखिए वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग जो है किया जाता है। साधारणतः वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, वही जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए जो है हानिकारक होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। दूसरा की बात करते हैं तो निर्भय एक स्वदेशी तथा लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका आंसर देखेंगे तो 35 का दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, यानी ए आपका यानी 1 आपका जो है सही है। देखिए ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भय एवं स्वदेशी तथा लंबी दूरी के सबसोनिक क्रूज मिसाइल है या नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझेंगे। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल भारत रूस संयुक्त उद्यम है। इसकी मारक क्षमता जो है 290 किलोमीटर है। यह जो है 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुनी है कि उच्च गति के साथ जो है विश्व के सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर जो है रखा गया है। निर्भय मिसाइल, देखिए यह एक लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो है विकसित किया गया है। इस मिसाइल के सतह जो है संस्करण का परीक्षण पहली बार ओडिशा के बालासोर जिले में चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से जो है 12 मार्च 2023 को जो है किया गया है। निसार क्या है? निसार की बात करते हैं तो इसरो और नासा द्वारा विकसित एक रडार है, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। देखिए दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए जो है नासा और इसरो के बीच जो है एक संयुक्त परियोजना है। इसे सितंबर 2022 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV मार्क 2 नामक प्रक्षेपण यान से जो है छोड़ा गया है। इस मिशन का जो उद्देश्य है पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकीय तंत्र और द्रव्यमान का जो है अवलोकन करना है। भारतीय कैबिनेट ने किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है घोषित किया है? तो आपको हो जाएगा 23 अगस्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 23 अगस्त। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है मना रहा है, जिसका विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा है। अगला हमारा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापना के कार्यान्वयन और हर घर के लिए बिजली सुनिश्चित करने का अध्ययन करने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने जो है बिहार का दौरा किया है? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। देखिए अमेरिका के द्वारा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मिशन जो है इंस्टॉलेशन की जो है सराहना जो है किया गया है। 75 वर्षों के बाद भारतीय घड़ियाल की उपस्थिति की हालिया पुष्टि किस क्षेत्र में हुआ है? आंसर देखेंगे तो आपका जो है डी होगा, ग्रेटर काजीरंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्वनाथ वन्यजीव प्रभाग काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत और ए यानी TSA फाउंडेशन इंडिया द्वारा 16 से 25 जनवरी तक ब्रह्मपुत्र नदी के 160 किलोमीटर लंबे हिस्से पर किए गए सर्वेक्षण के दौरान 5 प्रजातियों के 900 से अधिक जो है मीठे पानी के कछुए और एक मादा जो है घड़ियाल पाए गए हैं। यह अध्ययन सुस्मिता कर और मोनालिसा वशिष्ठा के नेतृत्व में जो है 5 सदस्यीय टीम द्वारा जो है किया गया था। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है। यह एक सींग वाले गेंडा के लिए जो है प्रसिद्ध है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने 2022 में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और 2024 में पहला बैच किस देश को जो है दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फिलीपींस जो है सही होगा, फिलीपींस। भारत ने चीन के पड़ोसी देश फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप सौंपी। फिलीपींस ने इसे चीन के दक्षिण चीन सागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जो है खरीदा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस का स्प्रेटली द्वीप को जो है लेकर विवाद जो है चलता रहा है। बिहार में किस स्थान से बुद्ध की तांबे की खड़ी मूर्ति जो है मिली है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, सुल्तानगंज।
1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में यह मूर्ति जो है पाया गया था। वर्तमान में यह इंग्लैंड के बर्मिंघम संग्रहालय में रखा गया है। इस मूर्ति का निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था। बांका के सांसद गिरधारी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बुद्ध की प्रतिमा को जो है विदेश से बाहर लाने की जो है मांग की है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर जो है कितना है, तो 61.80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। बिहार में साक्षरता दर 2011 के अनुसार जनगणना, जैसे कुल साक्षरता दर की बात करते हैं 61.80, पुरुष की बात करते हैं 71.2, महिला की बात करते हैं 51.5। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला की बात करते हैं रोहतास, आपका 73.37 होगा। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं जिला, तो आपका रोहतास 82.88 होगा। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो पूर्णिया 59.06। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं रोहतास 62.97% हो जाएगा। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला की बात करते हैं तो सहरसा 41.48%। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों के संदर्भ में सबसे निचले पायदान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तराई क्षेत्र दोस्तों आपका नहीं है, डी सही होगा। देखिए, शिवालिक पर्वतमाला के तलहटी में सिंधु से लेकर तिस्ता तक अविच्छिन्न रूप से भाबर प्रदेश का विस्तार है। इस क्षेत्र में कंकड़ पत्थरों यानी बजरी की अधिकता के कारण जो है इसमें बहुत अधिक सौरंध्रता होती है, जिसके कारण जो है नदियाँ यहाँ विलीन हो जाती हैं। भाबर प्रदेश के दक्षिणी भागों में स्थित 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली पेटी की तराई प्रदेश कहा जाता है। भाबर प्रदेश की लुप्त हुई नदियाँ यहाँ पुनः सतह पर जो है आ जाती हैं। तराई प्रदेश घने वनों का प्रदेश है। यहाँ जैव विविधता का जो है जैव विविधता का विशाल भंडार है। यहाँ की मिट्टी जो है दलदली मिट्टी होती है। पेरियार बाघ रिजर्व भारत के डैश राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा केरल। कुछ अन्य बाघ रिजर्व एवं उनकी अवस्थिति। बाघ रिजर्व और अवस्थिति, जैसे बांदीपुर, जैसे कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में आपको देखिए बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली, अंसी और बिलीगिरी, रंगनाथ हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करते हैं तो कालकड, मुंडन दुथुरई हो जाएगा। अन्नामलाई हो जाएगा, मुदुमलाई हो जाएगा, सत्यमंगलम हो जाएगा। एक सेकेंड आगे देखेंगे तो श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई हो जाएगा, ठीक है। और आपका है महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मेलघाट, पेंच, टाडोबा, अंधारी, सह्याद्री, नवेगांव, बागजीरा और बोर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा 45 नंबर हमारा है कि निम्न में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए जो है प्रयुक्त नहीं हो सकता है मैसेजिंग के लिए, तो ये आपको हो जाएगा वर्ल्ड प्रेस हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो टाइपिंग वगैरह होता है, फाइल वगैरह बनता है। गूगल टॉक को जी टॉक कहा जाता है। इसका उपयोग करने हेतु उपयोगकर्ता के पास नाम एवं पासवर्ड होना अनिवार्य है। इसका उपयोग करने हेतु जो है 900 के एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगला है कि गूगल हैंगआउट के जरिए जो है कॉल, वीडियो कॉल एवं मैसेज किया जाता है। गूगल हैंगआउट फॉर एयर के जरिए जो है यूट्यूब पर लाइव प्रसारण जो है किया जा सकता है। कालाजार बीमारी का रोगाणु है, कालाजार बीमारी का रोगाणु है, तो इसका आंसर देखेंगे तो लिस्मेनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कालाजार बीमारी लिस्मेनिया टूनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। इस रोग से जो है प्रभावित होने वाला अंग अस्थिमज्जा होता है। इस रोग की वाहक बालूमक्खी होती है, याद रखिएगा। जैसे मलेरिया की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम होगा। पायरिया की बात करते हैं तो एंटी अमीबा जिंजीवेलिस होगा। सोने की बीमारी की बात करते हैं तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। और पेचिस की बात करते हैं तो एंटी अमीबा हिस्टोलिका हो जाएगा। समसूत्री विभाजन मदद करता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं तो ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा समसूत्री विभाजन। देखिए, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने देखा था। उन्होंने इस प्रक्रिया को 1882 में माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन जो है कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन के 5 चरणों में जो है बांटा गया है। अंतरावस्था हो जाएगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था या फिर अंत्यावस्था हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनन कोशिकाओं के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन के पाश्चावस्था सबसे छोटी है। यह केवल 2 से 3 मिनट में जो है समाप्त हो जाती है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए जो है जाना जाता है, तो हो जाएगा आपका परमाणविक नाभिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ही होगा। देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की अति पतली पन्नी पर अल्फा कणों का बौछार करवाया। इस प्रयोग के द्वारा रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का जो है खोज किया। रदरफोर्ड की नाभिकीय भौतिकी का जो है जनक माना जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पत्नी है ना, सोने की पत्नी के द्वारा परमाणु के, माफ कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने गलत पढ़ा है, सोने की पन्नी लिखा गया, सोने की पन्नी, ठीक है। सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में रदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित किया। देखिए, तो मास्टर वीडियो बनता है, लगातार पढ़ते पढ़ते कभी कभी देखिए मिस्टेक होता है, आपसे भी होता होगा, तो उसको आप देखिए थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से। पूरा कोशिश रहा कि आपको सही तरीके से ही हम वीडियो जो है प्रोवाइड करा पाएँ, ठीक है। निम्न में से कौन सा हस्तशिल्प बिहार का नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर सी पटचित्र देखिए नहीं है। देखिए इन चित्रों में कपड़ा पर हिंदू देवी देवताओं को जो है दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। बिहार के प्रमुख हस्तशिल्प कला, जैसे खटवा कला की बात करते हैं तो खटवा एक प्रकार की एप्लिक कला है जिसकी उत्पत्ति जो है बिहार में हुई है, ठीक है। इसका उपयोग जो है डिजाइनर, टेंट, छतरियाँ और सामियाना बनाने के लिए जो है किया जाता है। पारंपरिक रूप से राजघरानों और कुलीन लोगों के लिए भव्य तंबू और छतरियाँ बनाने के लिए जो है खटवा का प्रयोग जो है किया जाता था, याद रखिएगा। और सुजनी कढ़ाई, बिहार के मुजफ्फरपुर की सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग जो है मिला है। परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशुओं को लपेटने के लिए जो साधारण कपड़े को छोटे पेंच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती थी, लेकिन अब यह कढ़ाई कला जिले की 600 महिलाओं के लिए जो है आजीविका और आत्मनिर्भरता की जरिया है ना, आत्मनिर्भरता का जरिया है। मधुबनी चित्रकला, इसे जो है मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। यह बिहार के मिथिला क्षेत्र की एक प्रमुख कला परंपरा है। इस कला का आरंभ जो है 1960 में मधुबनी जिले के एक साध्वी स्वर्गीय महासुंदरी देवी के साथ हुआ था, जिन्होंने रंगीन चित्रकला का परिचय दिया है। मधुबनी चित्रकला को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र का जो है प्रमुख योगदान है। इस चित्रकला की प्रमुख चित्रकार है बुआ देवी, दुलारी देवी आदि हैं। बोला कि योर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देयर वेयर 6 लेजी बॉय एंड 4 इंडस्ट्रीज डैश इन आवर क्लासेस, ठीक है। इंडस्ट्रियस आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देख लेते हैं। देखिए 52 नंबर भी आपका इंग्लिश का एक क्वेश्चन है। तो द वर्ड जेरी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नाउन, इसका आंसर देखेंगे तो जो है आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। इसमें देखिए गद्यांश का आपका जो है क्वेश्चन दिया गया, यानी हिंदी का ये आपका क्वेश्चन है 53 से लेकर के 56 तक। इसको आप आराम से बनाइए, आराम से देखिए, इसको पढ़ लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। इसको आराम से हम रोक दे रहे हैं। इसमें 53 का आंसर देखिए, जब इसको गद्यांश पढ़ेंगे तब इसको आप आराम से जो है बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53 से 56 तक दिया गया है। तो इसको हम क्वेश्चन भी दिखाए थे ताकि आप आराम से क्वेश्चन भी बना पाएं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है 53 से 56 तक, 55 भी पढ़ लीजिए और 56 भी पढ़ लीजिए, ठीक है। आंसर भी लिखा गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर देखेंगे। बौद्ध सर्किट में शामिल कौन सा स्थल जो है बिहार में नहीं है। देखिए दोस्तों, बिहार में आपका जो है कौन सा नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सारनाथ नहीं है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बौद्ध सर्किट परियोजना शुरू किया गया है, जिसमें देश भर में भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा सभी जगहों को जोड़ने हेतु सड़कों को जो है आपस में जोड़ा जाएगा। बौद्ध सर्किट में शामिल स्थल निम्न जैसे आप देखेंगे तो बोधगया बिहार, राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, कहलगांव बिहार, पटना बिहार, सारनाथ उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, पिपरहवा उत्तर प्रदेश, कपिलवस्तु उत्तर प्रदेश और संकिसा उत्तर प्रदेश। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार देखेंगे तो कानूनी अधिकार हो गया है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 एवं 19 के क को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसमें देखेंगे तो आपका भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में जो है रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए वर्तमान हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जैसे आपका समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार देखेंगे तो अनुच्छेद 29 से 30 होगा, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 हो जाएगा। मंत्रिपरिषद सदस्यों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने % से अधिक जो है नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये होगा 15% हो जाएगा। देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत केंद्र तथा राज्यों में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और जहाँ सदन की सदस्यता जो है संख्या जो है 40-40 है, वहाँ जो है अधिकतम 12 होंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को जो है उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। छिहत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 का क के तहत जो है रखा गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2 के द्वारा कुल मूल कर्तव्यों की सूची में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिससे अब कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या आपका है 11 है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य माता पिता या फिर संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा जो है प्रदान करता है। गैसों से युक्त वायुमंडल पृथ्वी पर टिका हुआ है।
तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के कारण। देखिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि अपने वायुमंडल को पकड़ कर रखता है तथा उसे जो है अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में उपस्थित विभिन्न गैसों के परमाणुओं में द्रव्यमान होता है तथा इन परमाणुओं और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है बल कार्य करता है। ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्वात से नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा। देखिए ध्वनि की यानी ध्वनि को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, इसके बाद द्रव में और उसके बाद जो है गैस में होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एक तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात दाब बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, मतलब अपरिवर्तित रहती है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से अधिक होता है। अंततः शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल जो है अधिक होती है। आगे देखें, अगला हमारा है कि एक गतिमान वस्तु के लिए निम्न में से कौन सा जो कथन है सही है। देखिए सही विकल्प के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। 3 और 4 देखिए सही हो जाएगा। देखिए 3 और 4 में देखेंगे तो बोला कि यदि इसके वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में परिवर्तन हो या नहीं हो, किंतु इसमें जो है कुछ त्वरण भी होगा। यदि इसकी चाल में परिवर्तन होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इस वेग स्थिर रह सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। पढ़ते हैं। देखिए एक गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तब इसकी चाल में भी परिवर्तन होगा और इसमें कुछ त्वरण भी होगा। यदि गतिमान वस्तु के चाल में परिवर्तन होगा या फिर होता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है तब इसका वेग में जो है स्थिर रह सकता है। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उस वेग यानी इसका वेग जो है समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण जो है कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति का जो है उदाहरण है। एक समान त्वरण से चल रही एक वस्तु की गति की व्याख्या निम्न समीकरणों के माध्यम से की जा सकती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है कि FOSS का उपयोग कंप्यूटर के किस क्षेत्र में जो है किया जाता है। इसमें F का किस यानी F जो है किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये आपका फ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। देखेंगे तो FOSS का सॉफ्टवेयर है जो मुफ्त में उपलब्ध है और उपयोगकर्ताओं को इसे जो है चलाने यानी संशोधित करने और वितरित करने की अनुमति देता है। मुफ्त शब्द का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित नहीं है और ओपन सोर्स का अर्थ है कि सॉफ्टवेयर का स्रोत कोड किसी के भी देखने के लिए उपलब्ध है। बिहार का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो आपको हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल देखेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बिहार का कुल शहरी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर होगा। संपूर्ण भारत के भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे तो आपका 2.86 क्षेत्र में बिहार का विस्तार है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। वही देशांतरी विस्तार की बात करते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो 445 किलोमीटर एवं पूरब से पश्चिम की बात करते हैं 483 किलोमीटर है। बिहार की जलवायु उसमें कटिबंधीय मानसूनी है, याद रखिएगा। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका कांवर झील होगा, ऑप्शन नंबर सी। कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में अवस्थित एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। यह एक अवशिष्ट गोखुर झील है जो गंगा की सहायक नदी बूढ़ी गंडक के विसर्पण प्रवाह के कारण निर्मित हुई है। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल क्रमशः कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य है। रामसर एक एक ईरानी शहर है जहां 1971 में आर्द्रभूमि और उनके नाजुक पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा के उपायों और कदमों पर चर्चा करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन का जो है अनुसमर्थन किया। भारत में सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल जो है पश्चिम बंगाल का जो है सुंदरवन है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का रेणुका है। बिहार लोक सेवा आयोग माफ कीजिएगा बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम कब जो है लागू किया गया है, तो ये आपका अगस्त 2011 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यह कानून बिहार लोक सेवा आयोग अधिकार का अधिनियम 2011 में जो है नाम से जाना जाएगा और इसके अंतर्गत राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और जमीन जायदाद के दस्तावेज दिए जाने के अलावा आवास, जाति
चरित्र और आमदनी से संबंधित प्रमाण पत्र दिए जाने जैसी सुविधाओं के शामिल किया गया है। तय की गई अवधि में आवेदकों को लोक सेवाएं उपलब्ध नहीं करा सकने वाले सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दंडित होंगे। बिहार संबंधित अन्य अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993। देखिए, बिहार मद्य निषेध शराबबंदी कानून 1 अप्रैल 2016 को जो है लागू किया गया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। भारतीय सरकार की तरफ से डैश करेंसी जो है नोट जारी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा बताइए। तो आरबीआई करेंसी नोट जारी है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए आपका ए हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ रुपए का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ रुपए मूल्य का स्वर्ण तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अन्य कार्य जैसे व्यापारिक बैंकों की शाखा विस्तार का नियमन, व्यापार समापन का नियमन करना। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना एवं प्रकाशित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने के लिए जो है आरबीआई उत्तरदायी है। वैश्वीकरण से उत्पन्न लाभों में से निम्न में से किनको जो है उचित हिस्सा नहीं मिलता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रमिकों को ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है, अर्थात इसका व्यापक अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए जो है खोलना है। कौन सा देश अपने रणनीति उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्रे जोन वारफेयर टैक्टिस को अपना रहा है, तो चीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ग्रे जोन वारफेयर रणनीति बलपूर्वक की जाने वाली कार्यवाहियां जो सशस्त्र संघर्ष से दूर होती हैं, लेकिन सामान्य कूटनीतिक, आर्थिक और अन्य गतिविधियों से परे हैं, को व्यापक रूप से चीन की घरेलू आर्थिक विदेश नीति और सुरक्षा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के प्रयासों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में मान्यता प्राप्त है। विशेष रूप से जो है इंडो पैसिफिक है। सुश्री शांति देवी पासवान और श्री सीवन पासवान को डैश से जो है सम्मानित किया गया है 2024 पद्मश्री, ऑप्शन नंबर सी। मिथिला और गोदना पेंटिंग विद्या की सिद्ध हस्त कलाकार लहेरिया गंज मधुबनी के दंपति शांति देवी एवं विशन सीवन, माफ कीजिएगा सीवन है ना, लिखा गया है, सीवन पासवान को राष्ट्रपति भवन में ताम्रपत्र एवं मेडल देकर सम्मानित किया गया है। इनके कलाकृति को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में ख्याति मिल चुकी है। निम्नलिखित में से किस शक्ति का उपयोग राज्यसभा द्वारा जो है किया जाता है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। यह आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति देती है। यह संवैधानिक संशोधनों को पारित करता है। निम्नलिखित मामलों में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान होती है, जैसे समान विधेयकों पर पुनः स्थापन और उनको पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनर्स्थापन और उनको पारित करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति, संवैधानिक इकाइयों जैसे वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि की रिपोर्ट पर जो है विचार करना। अगला है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव में बहुत बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख जो है प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 75 का 1 प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है करेगा। 75 का 2 देखेंगे तो प्रधानमंत्री यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद जो है बने रहेंगे। 75 का 3 की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। अगला है कि उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा कीकट। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंग के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ शुकर माधव भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा में कुशीनगर चले और वहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना जो है अंतिम उपदेश दिया। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग जो है माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे, इसलिए इसके शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है।
कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज की उपाधि जो है धारण किया था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रथम था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचना जो है आपका स्वरोचित संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय स्वयं एवं उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना की बात करते हैं तो अमुक्त माल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना भी किया था। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था कौन? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, देखिए जियाउद्दीन सज्जादी के अनुसार अरबी भाषा तथा साहित्यिक के भारत में विकास था। इसके कारण दो देशों के मध्य निकट संबंध स्थापित होने का उल्लेख तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि अमीर खुसरो का उल्लेख न हो, और निश्चित रूप से इस अद्भुत घटना का मुख्य पात्र था। अमीर खुसरो स्वयं कहता है कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल दोस्तों कौन था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। और देखेंगे तो 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। उस समय जो है बंगाल का गवर्नर देखेंगे तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, 1773 से लेकर 1785 तक। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पामस्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी होगा राजा राम मोहन राय। देखिए राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम में प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या फिर बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध जो है लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम जो है मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण जो है राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का जो है प्रकाशन बंद करना पड़ा। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है अकबर द्वितीय ने दिया था, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। टीपू सुल्तान के ब्रिटिश सेना को 1780 ईस्वी में हराया था, तो पेलुलूर ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया और फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया। कर्नाटक पर सितंबर 1780 में आक्रमण करके अरकोट पर जो है कब्जा कर लिया। तत्पश्चात टीपू ने हेक्टर मुनरो को सेना को पोलीलूर नाम जो है स्थान पर हरा दिया। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉली थी, माफ कीजिएगा टॉकी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलम आरा, मतलब बोलती फिल्म पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आलम आरा। 14 मार्च 1931 को शनिवार मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आरदेशीर ईरानी निर्देशित आलम आरा रिलीज हुई। यह भारत की पहली जो है बोलती फिल्म टॉकी थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी, जिसे दादा साहेब फाल्के द्वारा जो है निर्देशित और निर्मित जो है दोस्तों किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वर्णित करता है? तो आपको हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान या फिर मिनी संविधान भी कहते हैं। अगला कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा अनुच्छेद 32। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो है विभिन्न रिट यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी होगा लोकसभा। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अंततः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जो है जवाबदेह होता है। इसमें देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, तो आराम से इसको बनाइए, ठीक है। देखिए जी इसको देख लेते हैं कहाँ पर दिया गया है।
ये रहा आपका 94 नंबर। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किया गया था, तो 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसी के द्वारा देश में मिश्रित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी है। ऑपरेशन फ्लड का निम्न में से किससे संबंध है, तो दुग्ध आपूर्ति से है। ऑप्शन नंबर बी होगा, दुग्ध आपूर्ति से। श्वेत क्रांति की गति तेज करने की उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। इसका संबंध जो है दुग्ध क्रांति या फिर दुग्ध उत्पादन से है। इसकी शुरुआत जो है 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने किया था। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ऑपरेशन फ्लड के कारण ही भारत विश्व दुग्ध उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा हो जाएगा। गंगा की लंबाई की बात करते हैं 2525, गोदावरी की बात करते हैं 1465, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312 और महानदी की बात करते हैं 851। अंततः स्पष्ट है कि भारत की सबसे लंबी वह नदी गंगा है। आगे हमारा प्रश्न है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो वनारोपण है ना, वनारोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। मृदा संरक्षण के अंतर्गत देखेंगे तो वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय दिया गया, जैसे वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना और मेड़बंदी हो जाएगा। ठीक है, मेड़बंदी। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड एक्यूटिक, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आखिरी हमारा है कि इट इज टाइम टू डू द वर्क, चेंज द वॉइस। ऑप्शन नंबर बी, इट इज टाइम फॉर द वर्क टू बी डन। देखिए 100 प्रश्न दोस्तों मैंने जो है समाप्त कर दिया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। देखिए मैंने जो है मैथ का क्वेश्चन छोड़ा है, जो कि आपको डेली बेसिस पे जो भी आपका सेट आ रहा है उसको हम इसकी पर ही देते हैं। बाकी जीके जीएस तो पूरा हम डिस्कशन के साथ लाइन बाय लाइन देखते हैं। देखिए कैसा वीडियो लगा है आप कमेंट कीजिए, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप जो है सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, इससे हमें देखिए मोटिवेशन मिलेगा। और क्योंकि देखिए 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी वीडियो बन रहा है डेली हम बना रहे हैं, आपके लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप लाइक करके ही जाएंगे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत।